नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट और समीक्षा अधिकारी से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलेगा हिंदी, जीएस, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के कुछ प्रश्न जो आपके इन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न हमारा है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से, अवधि से, खड़ी बोली या ब्रजभाषा? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक भाषाओं हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ए है। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को मानते हैं। ठीक। और अगला प्रश्न हमारा है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है, 12 है, 13 है, 14 है? तो देवनागरी लिपि में जो स्वरों की संख्या है फिलहाल 11 मानी गई है। ठीक। अ आई ई उ ऋ सी ए आई ओ और औ। ठीक, यही है। अगला प्रश्न हमारा है, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होता है: श्लेष, वक्रोक्त, यमक या रूपक? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल इसमें होगा यमक अलंकार होता है। ठीक। जैसे कनक कनकते सगुने मारकता इत्यादि, मतलब दो शब्द एक ही जैसे होते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? वाचक है, उपमेय है, साधारण धर्म या उपमान? तो इसमें उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, बता दें: उपमेय, उपमान, वाचक तथा साधारण धर्म। प्रस्तुत पंक्ति जो दी हुई है, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात मन। ठीक। और उपमान जिससे उपमा दी जाए अर्थात पीपर पात। वाचक किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए अर्थात सरिस। और साधारण धर्म किसे कहते हैं? जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए अर्थात डोला। तो इसमें पूछा क्या है, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा है? तो ये पीपर पात जो है फिलहाल जिससे उपमा दी जाए पीपर पात, ये है उपमान। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, मृग नयन शब्द में समास है। मृग नयन, मृग माने हिरन होता, नयन माने उसके नेत्र होते हैं। तो मृग के समान जो नयन रखते हैं इसे क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है अव्यय भाव, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष या डी द्वंद्व समास। तो इसमें तो संख्यावाचक होता है, तत्पुरुष समास नहीं होगा, अव्यय भाव भी नहीं होगा क्योंकि पहला पद अव्यय नहीं है। और इसका जो सही जवाब है कर्मधारय समास होता है। ठीक। कर्मधारय समास में सामान्यतः एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। विग्रह करने पर मृग के सदृश नयन हैं जिनके ना। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है: योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक या अर्ध विराम? तो आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह जो है, आना बीच में ऐसे देखो ये लगता है डैश। ठीक। तो इससे क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा, सोद्देश्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सो प्लस देश, सो प्लस देश, सो प्लस देश या सो प्लस सा प्लस उद्देश्य? तो सा में देखो आ है, छोटा प्लस ऊ मिला के क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक। तो सो में क्या लगा? ओ लगा है ना, ये देखो। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल इसका डी ऑप्शन होगा, सा प्लस उद्देश्य। सामान्य साथ होता है, मतलब उद्देश्य के साथ, दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकलना। सा मतलब साथ होता है, जैसे क्या होता है सारथी। ठीक। और साथी, साथी। तो ये सा उपसर्ग वाले हैं, इसलिए सा प्लस उद्देश्य मिला के सोद्देश्य होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? देखो, पत्र से संबंधित 1 2 3 प्रश्न आएंगे, इनको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। पिता पुत्र, शुभाशीष, प्रिय पुत्र या आपका स्नेहकांक्षी? तो पत्र के संबंध में किसको अभिवादन कहते हैं? तो शुभाशीष जो शब्द है ये वाला, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। शुभाशीष शब्द अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने से छोटे व्यक्तियों के लिए लिखे गए व्यक्तिगत पत्र को शुभाशीष द्वारा अभिवादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को है डायरेक्ट पहले ही मिल गया, तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा।
कर्ण तृतीया से द्वारा संप्रदान चतुर्थी के लिए को कर्म कारक का चिन्ह को होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए हेतु होता है। अगला प्रश्न हमारा है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्यत काल, सामान्य वर्तमान काल। तो बच्चा गया में जो है, बच्चा गया इस वाक्य में सामान्य भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल होगा। ठीक, जिस काल में भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कल तापमान अधिक होगा इस वाक्य का काल पहचानिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या पूर्ण भूतकाल। कल तापमान अधिक होगा इस वाक्य में भविष्यत काल संभाव्य भविष्यत काल होता है। जी, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। बहुत मेहनती है ना, इसका देखना। रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। तो इसका जो सही जवाब है यह क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर है, सीमांत पकौड़े खा रहा है। ठीक, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो सीमांत खा रहा अगर होगा तब अकर्मक होगा, लेकिन सीमांत क्या खा रहा, तो सीमांत पकौड़े खा रहा है। क्या, क्यों, कैसे करके जब पूछा जाए तो सकर्मक होगा इसमें डायरेक्टली। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल बी ऑप्शन होगा, सकर्मक। सा मतलब साथ और कर्मक मतलब कर्म के साथ। तो कौन सा कर्म कर रहा है, पकौड़े खाने का काम कर रहा है ना। आ मतलब नहीं, तो मतलब जिसमें कर्म का उल्लेख नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्णावली, भक्तमाल। तो भक्तमाल रचना जो है तुलसीदास की नहीं बल्कि नाभादास की, ये वाली, ये नाभादास की, नाभादास है, नाभादास। तो यही है, इसकी नहीं है। और तीनों रचनाएं तुलसीदास की है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन किए गए। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो इसमें क्या संख्या, भीड़, जनसंख्या, ढेर। तो इसका जो सही जवाब है, रेखांकित अंश मात्रा शब्दावली के स्थान पर संख्या शब्दावली का प्रयोग होता है ना। संख्या शब्दावली का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि लोगों की संख्या होती है, मात्रा नहीं होती ना। मात्रा तो 1 किलो 2 किलो होती है, ऐसा होता है ना। तरल पदार्थ जो भी होते हैं, द्रव्य वाचक। विलोम के दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तांडव, मांडव, अनृत, ऋत, मुक्त, विमुक्त और डी विभावना, सद्भावना। तो अनृत का विलोम ऋत होता है। ठीक, मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है और विभावना का विलोम अनभावना होता है। तो सही वाक्य पूछा है तो अनृत का ऋत होता है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। कनक, कंचन, निनाद, बदन, आनन, आशय, नियत, विधि, धीवर, आशु, तीर, प्राज्ञता। तो इसका जो सही जवाब है वदन, आनन, आज से जो होगा फिलहाल इसका ये सही जवाब बी ऑप्शन है। वदन, आनन, आज से मुंह, मुखड़ा आदि शब्द मुख के पर्यायवाची हैं। कनक एवं कंचन सोने के पर्यायवाची होता है। निनाद का अर्थ होता है उच्च आवाज है यह शब्द। और नियति, विधि, किस्मत के पर्यायवाची शब्द हैं। धीवर मछुआरा का पर्यायवाची शब्द है। आशुग का तीर बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। और प्राज्ञाता मेधा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, कोहली का शतक बना। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल कोहली ने शतक लगाया, बी ऑप्शन इसका सही होगा। वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरित वाक्य कोहली ने शतक लगाया होगा। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, इति और ईति का सही अर्थ क्या होता है। प्रारंभ, विश्वास, पूर्णता, पीड़ा, समापन, समाप्ति या विघ्न। तो इसका सही जवाब होगा समाप्ति। कभी आप जो साइंस साइड के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा
जब प्रमेय सिद्ध करनी होती तो इसमें लास्ट में लिखा रहता है इति सिद्धम, ठीक, ऐसे लिखा रहता है ना। तो इति सिद्धम माने इति मतलब समाप्ति होगी, तो डी ऑप्शन है। अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अल, अल, अलन या अलम? तो अलंकार में जो है वो फिलहाल अलम जो उपसर्ग है इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब डी है। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? भय भयालु, भय भयातुर, भय भयानक, भय भयभीत। तो इसका जो विशेषण है तो भय का भयानक होता है, इसका सी ऑप्शन होगा सही। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं? तो लिप समूह के जो क्रमबद्ध समूह होते हैं उसको कहते हैं वर्णमाला है। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ए है चाचा जाजा, बी है टाटा डाडा, पा पाफा बाबा होता, ताथा दादा ना। तो ऋटूषणाम मूर्धा होता है, ऋटूषणाम मूर्धा। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऋटू, टाटा डाडा वाली जो लाइन होती है इसे, और ईचूषणम तालु होता है, उपमध्यनम ओष्ठ होता है ना, ऋतुषणम दंता होता है, दंत वाले होंगे ना। तो इसका सही जवाब फिलहाल बी है। कौन सा वर्ण अघोष है? का, गा, घा या जा? तो अघोष वर्ण जो होता है ये का होता है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है अघोष वर्ण के बारे में हम बता दें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु के गले से निकलने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं, ठीक। मतलब घोष, घोष माने मतलब जो तंत्रिकाएं हो उनमें कंपन ना हो, ठीक। माने नहीं और घोष माने कंपन। और व्यंजन वर्गों के पहले व दूसरे व्यंजन को अघोष कहते हैं, जैसे का और खा ना। का और खा जो होते हैं 1 और 2 ये होते हैं अघोष, और बाद के तीनों घोष शब्द होते हैं ना, 3 4 5 ये शब्द। तो अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पिपासु, पिपासा, पिच्छा, प्यासा? तो पीने की जो इच्छा है उसे पिपासा कहते हैं, ठीक। और इच्छा रखने वाले को पिपासु बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गद्यांश से, तो पहले हम पढ़ते हैं गद्यांश, उसके बाद इसके उत्तर प्रश्न देखते हैं ना। 26 से 30 तक हैं, 4 प्रश्न आएंगे इसमें। क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। चीन आबादी सबसे अधिक है फिलहाल, अब चीन नहीं अब तो भारत हो गया, 144 बिलियन है ना। इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है, फिलहाल भारत पहला है, अब चीन दूसरा है, 142 है चीन की। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है, ठीक, ये तो सभी जानते हैं। भारत को गाँवों का देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गाँवों में रहते हैं और खेती करते हैं। यह सिर्फ किसान ही नहीं हमारे अन्नदाता भी हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि लड़ाई दंगे चालू रहती है। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते थे भारत गाँव में निवास करता है। अब इसमें से प्रश्न पूछा है किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं? जनसंख्या के देश, बेरोजगारी के देश, दूरी के देश या क्षेत्रफल के देश? तो भारत से जो बड़े 6 देश हैं वो फिलहाल हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। ये नहीं, इसमें जनसंख्या की दृष्टि से भारत से बड़े, किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं? तो इसका फिलहाल सही जवाब जो होगा इसमें जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत से बड़ा सिर्फ चीन दिखाया हुआ, लेकिन इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े होंगे ना। इसका राइट आंसर फिलहाल डी होगा। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अमेरिका, बी चीन, भारत और चीन, जापान? तो संसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला चीन, जो मतलब पैराग्राफ के हिसाब से चीन है, लेकिन वर्तमान में माने तो भारत हो गया। भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है? तो 2/3 दिखाया गया था अभी 28 का, वह 3/4, 3/4 है। इसका राइट आंसर डी। खेती करने वालों को क्या कहा जाता? अन्नदाता, किसान, माली, चौकीदार? तो खेती करने वालों को कहते हैं किसान कहते हैं। गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है? तो भारत कहाँ गाँवों में निवास करता है।
अगला प्रश्न, निम्न दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उस पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह सत्य ही क्यों न हो यह ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। ये तो फिलहाल रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1 मिनट, अब रीजनिंग की क्वेश्चन है इधर, अब रीजनिंग है, जीएस का देख लेते हैं। 1 मिनट, जीएस के प्रश्न 45, 46, ये है जीएस का ना, 46 नंबर से प्रश्न है हमारा, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर कहते हैं? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या सारनाथ? तो विश्व का सबसे पुराना शहर है जो ये वाराणसी को कहते हैं। ठीक, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी जिसे कहते हैं विश्व का प्राचीनतम शहर है। प्राचीन काल में वाराणसी काशी प्रांत की राजधानी थी। ठीक, सीएसओ की सांस्कृतिक राजधानी भी वाराणसी को घोषित किया गया है। मंदिरों का शहर, घंटियों का शहर है। जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पद और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में है? तमिल, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो मुद्रा राक्षस की जो रचना हुई है फिलहाल ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक, और यह एक नाटक है जिसकी रचना 4वीं शती उत्तरार्ध एवं 5वीं शती पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछ लेता है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया गया, तो वृषल तथा कुलहीन कहा गया ना। अधुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा। अगला प्रश्न है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? ठीक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये महाराष्ट्र में बना है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में, सतारा जिला भीमा और कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? करेवास, भागीरथी, काठमांडू या अराकू? तो फिलहाल इसका जो अराकू है ये यहाँ पे नहीं है। अराकू घाटी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। यह हिल स्टेशन है, इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आंध्र प्रदेश में हिमालय पर्वत की घाटी नहीं जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न 51 नंबर है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर बताइए ना। अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या चेम्बरा? तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी है, इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन है। पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। अगला प्रश्न हमारा है 52 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को पेशकश की थी? HDFC, SBI, ICICI या यस बैंक? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ICICI बैंक ने शुरू की थी। बात करें 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। ICICI बैंक सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। ATM का सर्वप्रथम भारत में संचालन वर्ष 1987 में HSBC बैंक द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब, केनरा, स्टेट या सेंट्रल? तो सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक में SBI है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और शाखा बाजार पूंजीकरण तथा कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक मानी जाती है। विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखाएं भी SBI की, ऑस्ट्रेलिया में पहली शाखा खोली गई थी SBI की। अगला प्रश्न हमारा, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एसेंट
एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, नाबार्ड जो कृषि के लिए ऋण देता है। और इसकी स्थापना की बात ग्रामीण विकास के लिए 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। तो इसमें जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये है डी ऑप्शन। तो संवैधानिक उपचार दिया है अनुच्छेद 32 में, जिसको अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32। शोषण से विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 में दिए गए। 23 में जो है पुरुषों के लिए दिया, 24 में 14 साल से कम बच्चों को आप कारखाने में नहीं रख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार होगा। अगला प्रश्न हमारा है 56 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शन 10, 22, 12 या 9। तो इसका जो सही जवाब है 12 होता है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 81 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग का वर्णन है, ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये भी सही है। अगला है सी ऑप्शन, इधर है, एक मिनट जी। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जाता है, हाँ ये भी सही। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये फिलहाल इसका डी ऑप्शन जो है ये गलत है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख है तो ये 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग 61 के तहत है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन पर संसद किसी भी सदन में महाभियोग का प्रक्रिया शुरू कर सकती है, ठीक। संविधान को उल्लंघन होगा तब होगा, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई मैटर। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उसे रखा जाएगा उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा या पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका जो राइट आंसर है पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण वो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे जो वस्तु रखी जाएगी वो न्यूनतम होगी, ठीक। और ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, किनारों पर। जैसे चुंबक आप देखे हो कभी, चुंबक ये मैंने बना दिया चुंबक, ठीक। तो चुंबक जो किनारों पे है, अगर यहाँ पे देखो इसमें प्लस और माइनस होते हैं, एनोड और कैथोड ऐसे जो होते हैं, प्लस और माइनस का होता है जो। तो इधर अगर ये जो टुकड़ा है इधर अगर माइनस है तो ये प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अगर माइनस है इधर और इधर ये माइनस वाला टुकड़ा जोड़ रहे हैं तो माइनस माइनस को सीधा दूर फेंकेगा। और जो चुंबक के अगर बीचों बीच में चुंबक को चिपकाओगे तो यहाँ पे नहीं चिपकेगा, वो सड़क के किनारे आ जाएगा, ध्रुव पे आ जाएगा, किनारों पर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चुंबकत्व तो कम होता है और यहाँ पे अधिक होता है किनारों पे। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब है, वैसे ही कंडीशन पृथ्वी की भी होती है। तो पृथ्वी में क्या चुंबकत्व तो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो अधिकता होती है किनारों पे होती है, ध्रुवों पे, जिसे कहते हैं ध्रुव ना, ध्रुव माने किनारा। और जो बीच में होता है शून्य होता है। तो जो कोई भी वस्तु इसमें बीच में रहेगी तो उसमें उसका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, और किनारों पर अधिक होगा, किनारे पर ध्रुव होते हैं। चुंबक की तरह सेम पृथ्वी की प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है इसमें। मोटर गाड़ियों के साइड वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। देखो ट्रक कितना बड़ा होता है, पीछे गाड़ी खड़ी रहती है, जो आगे 4 व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी खड़ी होती है आगे, तो वो इतना बड़ा शीशा है और पूरी गाड़ी को दिखा देता है कि पीछे ट्रक खड़ा है। तो ट्रक कितना बड़ा, बड़ी चीज़ को छोटा कर देता है। तो छोटा देखो, इसमें देखो 4 वर्ण है, ठीक, और इसमें कितने 3 वर्ण। तो बड़ी को छोटा करना, छोटा उत्तल है तो इसमें 3 वर्ण है तो छोटा है ना इससे, अवतल में 4 है तो 4 बड़ा है। तो छोटी को बड़ा करके दिखाना अवतल है। जैसे डॉक्टरों
को देखा होगा, दांत या कान के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हैं उसमें जो लेंस लगा होता है वो छोटी चीज़, दांत छोटे होते हैं ना, तो छोटी चीज़ को हम देख नहीं पाते, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, छोटी को बड़ा कर देना, तो बड़ा अवतल है, देखो इसमें 4 वर्ड हैं, इसमें 3 है, छोटे उत्तल। तो छोटी को बड़ा करना अवतल का काम है और बड़ी को छोटा करना उत्तल का काम है, ऐसे समझ जाइएगा। ठीक, और उत्तल लेंस का जो होता है ये वाला भाग, ये भाग उठा हुआ होता है। ठीक, तो इसमें कोई भी प्रकाश पड़ता तो ऐसे फैला देता ना, तो फैलाने का मतलब बड़ा कर देना ना। अगला प्रश्न हमारा है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा या अवास्तविक उल्टा। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव नेत्र के कैमरे की भांति है, इसका लेंस निकाय एक प्रकार सुग्राही पर्दे जैसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं ना, यह प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। अगला प्रश्न हमारा है 61 नंबर, सितंबर 2023 में भारत में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वन अर्थ वन ओशन, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वननेस एमंग द नेशन, इंडो पैसिफिक नीड टू डिलीवर जस्टिस। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर होगा। सितंबर 2023 में दिल्ली भारत में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। अब इसका जो G20 है G21 होगा, क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ शामिल हो गया। अगला जो G20 सम्मेलन और ब्राज़ील में होगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क बनाया गया, मथुरा, सहारनपुर, चित्रकूट या नोएडा। तो इसका जो सही जवाब है वैदिक थीम पार्क वाला जो बना है ये नोएडा में बना है और नोएडा के सेक्टर 78 में बनाया गया। इस पार्क को वेद वन पार्क के रूप में जाना जाता है। इस पार्क में वैदिक साहित्य में वर्णित बरगद, कल्पवृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जून 2023 में संपन्न प्रतिष्ठित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज या कैस्पर रूड। तो टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल के खिताब सर्बिया के जोहान नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित किया है। महिला एकल की बात करें तो खिताब इगा स्विएटेक पोलैंड ने जीता है। अगला प्रश्न हमारा है, पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित होगा? अमृतसर में, चंडीगढ़, नई दिल्ली या गुरुग्राम। तो इसका जो सही जवाब है चंडीगढ़ में फिलहाल बनाया जाएगा। मार्च 2023 में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है। इस केंद्र की स्थापना की बात करें तो चंडीगढ़ में की गई है। इस विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुई है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा राज्य जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फिलहाल सही जवाब हम डायरेक्ट बता रहे हैं, केरल बना है। ठीक, अप्रैल 2023 में केरल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। 2023 में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया। इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतें एवं 94 ग्राम पंचायतों को समाहित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में या पुणे में। तो परम जो सीरीज है इसका निर्माण की बात करें तो इसका जो पुणे में निर्माण हुआ है, ऑप्शन इसका डी होगा। पुणे स्थित सीडैक कंपनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, ऐसे लिखा रहता है सीडैक। ठीक, ये सीडैक का फुल फॉर्म जो होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का विकास हुआ है। परम, प्रमेगा, परम, गुवाहाटी जैसे ऐसे शब्द बनाए गए हैं इसके लिए। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषताएं, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है जो समीक्षा अधिकारी में आएंगे, वो जूनियर असिस्टेंट में आते हैं, तो इसको पढ़ लो। निम्नलिखित में कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, क्या है? शुद्धता, गति, विश्वसनीयता या सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ये जो कंप्यूटर की विशेषता शुद्धता, गति, विश्वसनीय इत्यादि सभी होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 68 नंबर,
सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें पाया जाता है? जीबी, मेगाहर्ट, एमआईपीएस, ये बाइंड दर। तो इसका जो सही जवाब है मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में होता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा ना। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर किस प्रकार भाषा समझता है? सरल भाषा, कठिन भाषा, मशीनी भाषा या यांत्रिक? तो कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा को समझता है। अगला प्रश्न, ग्रुप वेयर होता है, क्या होता है? नेटवर्क, फर्मवेयर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? तो ग्रुप वेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग दस्तावेज को साझा करने, दस्तावेज प्रबंधन, कार्य प्रबंधन आदि में किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मैक, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट या ओपन सोर्स? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, कोई भी यूजर इसे अध्ययन कर सकता है। इसके साथ ही लिनक्स को संशोधित पुनरावर्तित कर सकता है या अपने संशोधित कोड की प्रतियां भी बेच सकता है, जबकि मैक, विंडोज तथा माइक्रोसॉफ्ट क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न हमारा है 72, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, जावा, ऑरेकल या एमएस ऑफिस? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जो है कंप्यूटर परिचालन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स सर्वरों को कार्यस्थल दोनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यूनिक्स का विकास बेल प्रयोगशाला 1969 में इसकी हुई थी 1969 से 71 के बीच में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फोरट्रान, पास्कल, कोबाल या अंग्रेजी? तो कंप्यूटर की जो भाषा है अंग्रेजी भाषा नहीं है। ठीक, पास्कल भी होता है जो फोरट्रान है मतलब वैज्ञानिक भाषा, कोबाल कमर्शियल में प्रयोग की जाती है, लेकिन कंप्यूटर की अंग्रेजी भाषा नहीं है। निम्नलिखित कौन सा केबल लाइट बीम के रूप में आंकड़ों को प्रसारित करता है? सीरियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल, कोएक्सियल, एथरनेट केबल? तो फाइबर ऑप्टिकल के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका जो सही जवाब भी है। अब फाइबर ऑप्टिकल का जो आविष्कारक है नरेंद्र कृपलानी है, जो अपने भारत के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई अभी 2 साल पहले। अगला प्रश्न हमारा है, टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो टेलीविज़न एवं रेडियो ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के उदाहरण है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है पहला ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा, इंटरनेट एक खाली जगह दी है, सूचना स्थान है जहाँ दस्तावेज को अन्य संसाधित करते हैं। तो इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका उपयोग करते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? एजेज, वाईफाई, हाइपरलिंक या लिंक से? तो वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। इसका सही जवाब होगा सी, हाइपरलिंक। HTML जो है टेक्स्ट का भाग है जिसमें किसी वेब पेज का पता दिया होता है। HTML का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न हमारा है, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द की सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका जो सही जवाब है इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+ बराबर वाला होगा, ये ऑप्शन पहला। सामान्य टेक्स्ट लाइन के नीचे लगने वाले अक्षरों को टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 80 नंबर, कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है? इनक्रिप्टिंग, फायरवॉलिंग, स्कैनिंग या डिफेक्शन? तो इसका जो होगा स्क्रैम्बलिंग होगा, स्क्रैम्बलिंग सी ऑप्शन होगा। सॉरी थोड़ा मतलब इसका पिक नहीं सही से आया। निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा? अब देखो उत्तर प्रदेश से हैं संबंधित प्रश्न। मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद? तो राम प्रसाद बिस्मिल का सही संबंध नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं शाहजहाँपुर के रहने वाले थे। इनका जन्म 1897 में हुआ था और ये चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। काकोरी केस, अब काकोरी एक्शन बदल गया है,
वर्ष 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था। इनका संबंध एटा से सही, मिर्जा गालिब आगरा से, ये भी, और जोश जो है ये भी मलिहाबाद से संबंधित है। मलिहाबाद आम के लिए फेमस है, लखनऊ के पास है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा, सूती वस्त्र, चीनी या सीमेंट। तो रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो है हथकरघा है। ठीक, ये 2007 के अनुसार हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा 2011 की जनगणना का तो उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? 59.26, 7.34 और 69.72 और यह 79.24। तो इसका जो सही जवाब है ये है डी ऑप्शन, 79.24 है पुरुष साक्षरता यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा है अभ्यारण्य को सम्मिलित नहीं, समस्तपुर, रायबरेली, नवाबगंज, इलाहाबाद, बखीरा, संत कबीरनगर, सांडी, हरदोई। तो नवाबगंज जो है इलाहाबाद में नहीं है, फिलहाल ये उन्नाव में है। ठीक, इसका नया नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से हो गया है। समस्तपुर रायबरेली में, बखीरा संत कबीरनगर और सांडी हरदोई में। अगला प्रश्न हमारा है दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, मूंग, अरहर, मटर या चना। तो सबसे ज़्यादा दलहनी फसल जो होती है उसमें कौन सा है? तो चना जो है, चना है 6.08%। और उड़द जो है, उड़द कहाँ गया? उड़द नहीं है इसमें। मटर, मूंग की बात करें तो मूंग है 0.85%। अरहर की बात करें 2.9%। फिलहाल इसमें चना सबसे ज़्यादा है, तो चना की फसल ज़्यादा होती है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? बेतवा, केन, रेंद या टोंक। तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध बना है फिलहाल बेतवा नदी पे बनाया गया है। ठीक, बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा यमुना एक्सप्रेस वे है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा से आगरा, लखनऊ से आगरा या आगरा से इलाहाबाद। तो ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का संचालन करता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 165.537 किलोमीटर है। इसे यह मार्ग उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से? चरकुला, छोलिया, जोगिनी या नटवरी। तो चरकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है, सभी को पता होगा। इसमें औरतें अपने सर के ऊपर घड़े रख के नृत्य करती हैं, मिट्टी के दीप जला के। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा बनारस घराने से संबंधित है? बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसूलन बाई या सिद्धेश्वरी देवी। तो रसूलन बाई, मोतीबाई एवं सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने की हैं, बनारस घराने की, जबकि बेगम अख्तर पटियाला घराने से संबंधित। बनारस घराने के गायक ख्याल के साथ ही ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती, भजन, गजल और ध्रुपद धमार गायन से पारंगत थे। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब है रसूलन बाई, मोतीबाई और सिद्धेश्वरी, ये तीनों बनारस घराने से हैं। बेगम अख्तर ये पटियाले से हैं। फिलहाल इसमें नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि ये तो तीनों हैं ही फिलहाल बनारस गाना, लेकिन बेगम अख्तर जो है ये नहीं, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। प्रश्न में थोड़ा रॉन्ग है। बेगम अख्तर ये दिया है, सॉरी इधर दिया है, तो इसमें पूछा ना, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा 2, 3, 4 है, डी ऑप्शन सही है प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें देखो सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करें। तो बटेश्वर, बाराबंकी, देवा मेरठ, हरिदास जयंती आगरा और नौचंडी वृंदावन। तो नौचंडी जो ट्रेन चलती फिलहाल मेरठ से चलती, तो इसका तो यही होगा। देवा जो होता है बाराबंकी में मेला लगता है, और बटेश्वर जो है आगरा में लगता है, हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। तो पहले का होगा तीसरा, दूसरे का होगा पहला, तीसरे का होगा चौथा और दूसरा। तो 3142 जो सही आंसर होगा, 3142 लास्ट का डी ऑप्शन है इसका, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पे?
फैजाबाद, मथुरा, बरेली या झांसी में। तो पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा जो विज्ञान है ये उत्तर प्रदेश मथुरा जिले में है। उत्तर प्रदेश सरकार 25 अक्टूबर 2000 को इसकी स्थापना की हुई थी। तो ये मथुरा में है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी खिदमत में शुरू किया? उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर। तो इसका जो सही जवाब है 22 अगस्त 2006 को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में इसको शुरू किया गया है। प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के संगीत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। साथ ही 1 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय के साथ संगीत अकादमी गठन की भी घोषणा की गई है। इनको भारत रत्न भी दिया गया था इंदिरा गांधी के साथ 2001 में। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय शुभारंभ किया? मेरठ, ग्रेटर नोएडा, आगरा या लखनऊ। तो 2023 में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंदन ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण सीआरपीएफ अकादमी लखनऊ में किया गया है। ठीक, लगभग 4800 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तारित शहीद स्मारक पर वर्ष 1957 से अब तक के 1014 शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित हैं इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? लखनऊ में, प्रयागराज, गोरखपुर या वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में की जाएगी। पहले यह रायबरेली में हमारे प्रस्तावित था, लेकिन यहाँ से चला गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय रियल एस्टेट कंपनी शोभा डेवलपर की ओर से किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? भारतीय विद्या भवन जयपुर, गीता प्रेस, रामकृष्ण मिशन कोलकाता, विवेकानंद। तो वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर प्रेस को दिया गया है। ठीक, यह पुरस्कार गीता प्रेस को अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ? तो नोएडा, लखनऊ, आगरा या बरेली। तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का जो हुआ है ये फिलहाल हुआ लखनऊ में। और इसकी बात करें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, 1 मिनट इधर 97, इसमें देखो सुमेलित करना है। 1 मिनट ये है, खाद्य अनुसंधान का विश्लेषण केंद्र नोएडा, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर टेक्नोलॉजी लखनऊ और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कानपुर। तो इसका जो खाद्य वाला है इसका तो लखनऊ में है। उसके बाद अगर बात करें लेप्रोरेसी वाला जो है ये तो आगरा में ही है। और इंडियन इंस्टीट्यूट कानपुर शुगर वाला कहाँ गया? ये है कानपुर में, और वीवी गिरी ये है नोएडा में। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल पहले का होगा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर 1 2 32 41 इसका सही जवाब होगा। 32 41 ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, इसको भी सूची मिलानी है। कास्ट पादुका रायबरेली, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री पीलीभीत, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री फूल कारखाना झांसी। तो आपको हम बता चुके हैं, ऐसे कई प्रश्न आए हैं ना, तो जो आपको पता पहले उसको मिला लीजिए। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? झांसी में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में, और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली और नैनी दोनों में, कास्ट पादुका पीलीभीत में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 1 4 3 यानी 21 43 है। 21 43 किस में? बी ऑप्शन में है ना, तो इसका राइट आंसर यही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, देखो लेखक मिलाने हैं, किसके रचयिता क्या है? तो जयशंकर प्रसाद, प्रेम पथिक, सूरदास, परिप्रवास, मैथिली गुप्त, तिलोत्तमा, महादेव वर्मा, क्षणदा। तो जयशंकर प्रसाद जो है प्रेम पथिक के रचयिता हैं, ये सही है। और उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रियप्रकाश अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसमें गलत पूछा ना, तो प्रियप्रकाश जो सूरदास की नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। ठीक, मिलाना नहीं है, इसमें गलत पूछना, तो इसका राइट आंसर फिलहाल बी ही होगा। और अगला प्रश्न हमारा है, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी?
तो चिल्ड्रन म्यूजियम की जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी, जिसे मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई। यह पेंटिंग, गुड़िया, मूर्तियाँ आदि चीज़ों से प्रदर्शित है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन साबित होंगे। और जो भी मेरे दोस्त इसमें जुड़ते हैं लगातार, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरी क्लास देखी जाती है। और आगे कुछ और भी बेहतर चीज़ लाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो दिन भर में आपको 3-4 क्लासेस देने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो आप सभी लोग शेयर करते रहिए। जो भी मेरे दोस्त इसमें नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा जो भी वीडियो पड़ता है आपको तुरंत मिल जाए और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय, थैंक्स देखने के लिए।